सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10वीं के एसएसटी का जो हमारा पोर्शन चल रहा था उसमें हमने इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं वो लेसन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद का जो हमारा लेसन है मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएँ, इसको हम देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियाँ थी, जैसे मुद्रास्फीति की चुनौती थी वो हमने कल पढ़ ली थी, गरीबी के बारे में हमने पढ़ लिया था, बेरोजगारी के बारे में हमने पढ़ लिया था। वहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट बनता था वो पढ़ लिया था। वैसे हमने उस लेसन को भी कंप्लीट किया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको मार्क कर दिया था। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं। तो देखिए इस लेसन में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले वो देखें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि मुद्रा कहेंगे किसे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मुद्रा किसे कहेंगे, मुद्रा की परिभाषा क्या है, एक चीज़। फिर हम बात करेंगे भारतीय मुद्रा के साथ साथ कुछ जैसे अमेरिका के डॉलर के बारे में, ब्रिटेन के पाउंड के बारे में, जापानी मुद्रा येन के बारे में। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा व अन्य जो मुद्रा हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, ये मुद्रा हो गया, भारतीय मुद्रा हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसके बाद देखेंगे मुद्रा का विकास। फिर देखेंगे मुद्रा के कार्य। फिर हम पढ़ेंगे साख, साख किसे कहते हैं, साख के स्रोत क्या क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंकों के बारे में, या वाणिज्यिक बैंक कह दो या व्यापारिक बैंक कह दो, एक ही बात है, वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे देसी बैंकर के बारे में, और इसके बाद देसी बैंकर हो जाएगा। तो ये जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं हम इसमें इनको पढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है मुद्रा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम मुद्रा की परिभाषा देखनी है हमें कि मुद्रा कहेंगे किसे। तो देखिए मुद्रा की परिभाषा के में देखें क्या है कि मुद्रा परिभाषा में लेना है सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिमय का माध्यम मुद्रा कहलाता है। मतलब ऑथोराइज्ड कर दिया जाए उसको गवर्नमेंट के द्वारा, विनिमय यानी एक्सचेंज, उसका जो माध्यम है सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिमय का माध्यम। अथॉराइज्ड किसके द्वारा होना चाहिए, सरकार के द्वारा। सरकार अथॉरिटी दे दे जिसको भी, वो मुद्रा बन जाती है। ठीक है, तो सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिमय का माध्यम क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। दूसरा एक शब्द आया यहाँ पर विनिमय, ये भी देखना हमें, विनिमय किसे कहेंगे। तो देखिए विनिमय किसे कहते हैं, वस्तु या सेवा का, वस्तु या सेवा का, वस्तु या सेवा का मुद्रा या वस्तु या सेवा में आदान प्रदान, सेवा में लेन देन या आदान प्रदान, उसे हम विनिमय कहते हैं। विनिमय किसे कहेंगे कि वस्तु या सेवा का मुद्रा या वस्तु या सेवा में लेन देन, वो क्या कहलाएगा, विनिमय। पहले वस्तु विनिमय चलता था, तो वस्तु और सेवा के बदले वस्तु और सेवा दी जाती थी। अब चूंकि मुद्रा के द्वारा हम विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, तो मुद्रा के द्वारा भी हो सकता है। तो वस्तु या सेवा का मुद्रा या वस्तु या सेवा में लेन देन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, विनिमय कहते हैं। आगे हम देखें भारतीय मुद्रा की बात करें तो देखें भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस तरह का है। ये देवनागरी लिपि के रे तथा लैटिन भाषा के आर जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, ये जो प्रतीक चिन्ह किया गया है ये भारतीय राष्ट्रीय रुपया का प्रतीक चिन्ह है। भारतीय मुद्रा क्या कहलाती है, भारतीय राष्ट्रीय रुपया कहलाती है, इसका प्रतीक चिन्ह है। इसको तैयार किया गया है, तैयार करने वाले व्यक्ति हैं डी उदय कुमार, इनके द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ और मुद्राओं की हम बात करें, जैसे अमेरिका में जो मुद्रा है, अमेरिकन जो मुद्रा है वो कहलाती है डॉलर, और उसका जो चिन्ह है वो इस तरह का है। ब्रिटेन की बात करें तो पाउंड, ठीक है, ये ब्रिटिश पाउंड की बात है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है।
इसके अलावा जापानी मुद्रा की बात करें तो येन, तो ये जापान की जो मुद्रा है येन, ये हो गया अमेरिका का डॉलर, ये हो गया ब्रिटेन का पाउंड, और ये जापान की मुद्रा येन। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह आपको देखने हैं, ठीक है। दोबारा देखें हमने क्या पढ़ा, सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिमय का माध्यम क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। विनिमय किसे कहेंगे, वस्तु या सेवा का, वस्तु या सेवा का मुद्रा में या वस्तु या सेवा में जो लेन देन किया जाता है उसे बोलते हैं विनिमय। भारतीय जो मुद्रा है उसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय रुपया। इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो इस तरह का है। इस डिजाइन को जो है तैयार किया है वो डी उदय कुमार ने, और ये प्रतीक चिन्ह देवनागरी के रे अर्थात लैटिन के आर जैसा है। अमेरिकी जो मुद्रा है वो डॉलर, वो इस तरह का चिन्ह है। ब्रिटेन का जो स्टर्लिंग पाउंड है उसका इस तरह का चिन्ह है, और जापान की जो मुद्रा है येन, उसका इस तरह का चिन्ह है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखें हम, आगे एक छोटा सा आपको याद रखना है, छोटी सी लाइन है, छोटा सी परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं कि क्या किसे कहते हैं, विमुद्रीकरण। देखिए विमुद्रीकरण क्या है, जो मुद्रा प्रचलन में है, जो मुद्रा, मैंने आपको कहा कि मुद्रा किसे कहेंगे, सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिमय का माध्यम क्या कहलाएगा, मुद्रा कहलाएगा। तो जो मुद्रा चलन में है, जो प्रचलन में है, अचानक से सरकार उसकी वैधता समाप्त कर दे, यानी कि उसकी जो प्राधिकृत उसको सरकार ने कर रखा है उसकी अथॉरिटी को समाप्त कर दे, वो चलन से बाहर हो जाए, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, विमुद्रीकरण। देखें विमुद्रीकरण किसे कहेंगे, सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा की वैधता को समाप्त करके उसे चलन से बाहर कर देना, चलन से बाहर कर देना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद कर दिए गए थे। अब ये चलन में नहीं है, पुराने वाले जो 500 और 1000 के नोट वो चलन में नहीं है। तो एक तरह से जो पहले तो ये प्रचलित थे, वैधता इनको सरकार ने दे रखी थी, लेकिन सरकार ने अचानक से इनका जो प्रचलित मुद्रा है इसकी वैधता समाप्त कर दिया, उसको चलन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये क्या कहलाएगा, विमुद्रीकरण। तो सीधा सीधा है, प्रचलित मुद्रा की वैधता समाप्त करके उसको चलन से बाहर कर देना, ये क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। देखें आगे चलते हैं। अब बात करें हम मुद्रा की उत्पत्ति की, कि मुद्रा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो देखें यहाँ पर कि मुद्रा के लिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है मनी। ये किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में शब्द आता है मनी। इस मनी की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है, लैटिन भाषा के मोनेटा से। अब ये मोनेटा क्या है, तो देखें पहली जो टकसाल कहते हैं, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, टकसाल। जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टकसाल। भारत में मौर्य काल में सबसे पहले टकसाल स्थापित की गई। तो ये टकसाल जो है, पहली टकसाल जो है वो रोम में लगाई गई थी, और रोम में ये जहाँ लगाई गई थी वो एक देवी का मंदिर था, वो देवी थी मोनेटा। कौन सी देवी थी, मोनेटा। इस देवी के मंदिर में सबसे पहले टकसाल लगाई गई, और यहाँ से निकलने वाले सिक्के जो मोनेटा कहलाने लगे, लेकिन मोनेटा कहते कहते उन्हें बाद में किस नाम से वो प्रचलित हो गए, मनी नाम से प्रचलित हो गए। तो ये मुद्रा की उत्पत्ति है कि मुद्रा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो अंग्रेजी में इसको मनी बोलते हैं, ठीक है, जो लैटिन भाषा के मोनेटा से निकला है। मोनेटा क्या है, रोम में जहाँ पहली टकसाल लगाई गई थी वहाँ मोनेटा देवी के मंदिर में लगाई गई थी वो टकसाल, और तब से इसको मोनेटा से इसको क्या कहने लग गए, मनी कहने लग गए। ये इसकी उत्पत्ति के बारे में है। अब देखते हैं हम मुद्रा का विकास। देखिए मुद्रा का विकास, तो मुद्रा के विकास के हम चरण देखें तो 3 चरण हैं। कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु विनिमय, समझेंगे इसमें क्या कठिनाइयाँ थी कि आगे जो इसको वस्तु विनिमय बंद हुआ। फिर हम देखते हैं धातु मुद्रा, और उसके बाद हम देखते हैं पत्र मुद्रा। तीनों को पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी है। देखें इसको क्या है,
पहले मुद्रा के विकास की बात करें तो मुद्रा के अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने माना है कि मुद्रा का जो विकास है वो वस्तु विनिमय में जो कठिनाइयाँ हो रही थी उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। ठीक है, मुद्रा का विकास किस लिए किया गया? वस्तु विनिमय के में जो कठिनाइयाँ आ रही थी उनको दूर करने के लिए जो विकास किया गया किसका? मुद्रा का। अब देखें वस्तु विनिमय क्या है, पहले ये समझना है वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु के बदले वस्तु में ही आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु में ही क्या? आदान प्रदान। अब ये आदान प्रदान चल रहा था तो फिर हमें धातु मुद्रा की, हमें पत्र मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो देखें कि वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ क्या हो रही थी। यहाँ कठिनाइयाँ आ रही थी, कुछ कठिनाइयाँ क्या आ रही थी? देखें, वस्तु के बदले वस्तु में ही आदान प्रदान। अब इसकी कठिनाई क्या थी? सबसे पहले देखें तो इसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी आवश्यकता का दोहरा संयोग। कौन सी कठिनाई थी? आवश्यकता का दोहरा संयोग। इस चीज को समझे, आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है? दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इस ए को आवश्यकता है गेहूं की। किसकी आवश्यकता है? गेहूं की आवश्यकता है। ठीक है, और इस बी के पास, जो इसके पास में वस्तु है वो तो है गेहूं। ठीक है, अब ए क्या करेगा? ए के पास, ए को आवश्यकता किसकी है? ये आवश्यकता है, और इसके पास देने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं कि इसके पास देने के लिए क्या है? चावल है। गेहूं की इसको आवश्यकता है, देने के लिए इसके पास क्या है? चावल है। तो पहला संयोग ए क्या बिठाए? ए ये संयोग बिठाए कि वो बी को ढूंढे, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसके पास क्या हो? गेहूं। ठीक है, उसने बी को ढूंढ लिया, ये संयोग हो गया। अब उसने बी को ढूंढ लिया, ये तो संयोग हो गया, ए पहला। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा कि बी इस बात के लिए राजी होना चाहिए कि जो इसके पास गेहूं है वो किसको दे दे? वो ए को दे दे, और बदले में क्या ले ले? चावल ले ले। तो ये आवश्यकता का दोहरा संयोग हो गया कि पहले उस व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास गेहूं है, और गेहूं के बदले वो उसको राजी करना कि वो चावल दे दे। तो आपको ये उदाहरण, ये केवल उदाहरण है, परिभाषा में नहीं लिखना। आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या कहेंगे? आवश्यकता का दोहरा संयोग ये हो गया कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है पहले हम अपनी आवश्यकता वाली वस्तु को ढूंढें, और उसके बाद में जिस व्यक्ति के पास उस आवश्यकता वाली वस्तु है उस व्यक्ति को राजी करें कि हमारे जो आवश्यकता है वो वस्तु हमें दे दे, और हमारे पास जो वस्तु है वो उसको ले ले। तो इसको बोलते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? आवश्यकता का दोहरा संयोग। दूसरी कठिनाई वस्तु विनिमय क्या थी? देखें, इसके अलावा और क्या कठिनाई थी इसमें? देखें, वस्तु की अविभाज्यता। वस्तु की अविभाज्यता। अविभाज्यता समझें कि एक घोड़ा है, एक व्यक्ति के पास क्या है? घोड़ा है, और उसको भेड़ की आवश्यकता है, या हम कहते हैं कोई बकरी की आवश्यकता है। तो क्या घोड़े को भेड़ के बदले, बकरी के बदले दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, और घोड़े को आधा भी नहीं किया जा सकता। काट कर आधा कर देंगे तो वो मृतप्राय हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु अविभाज्य होती थी, ये कठिनाई होती थी। अब अगर मुद्रा हो तो मुद्रा के स्थान पर क्या है? पैसे दिए और भेड़ बकरी खरीद ली, काम चल जाएगा। लेकिन मुद्रा नहीं थी, वस्तु के बदले वस्तु देनी थी, देने के लिए घोड़ा है लेकिन आवश्यकता बकरी की है, तो क्या वो घोड़े के टुकड़े कर दे? नहीं। अविभाज्यता, वस्तु की अविभाज्यता, ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी किसकी? वस्तु विनिमय की। तीसरी, वस्तु के संग्रहण की समस्या। वस्तु के संग्रहण की समस्या। वस्तु को संग्रहित करके रखना मुश्किल होता था, क्योंकि अब मुद्रा है, आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अपनी जेब में रख सकते हैं आसानी से, अपने घर पर रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं। लेकिन उस वक्त तो वस्तुओं को इकट्ठा करना पड़ता था, क्योंकि वस्तुओं में विनिमय होता था। तो वस्तुओं को एक कमरे में इकट्ठा करके रखो, उनके सड़ने की, गलने की, खराब होने की समस्या भी रहती थी, और उनको संग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा स्थान भी चाहिए था। तो संग्रहण की समस्या। और चौथा हम देखें, वस्तुओं के हस्तांतरण की समस्या। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की समस्या होती थी। इसके अलावा देखें, मूल्य का निश्चित मानक का ना होना। मूल्य का निश्चित मानक ना होना, कहने का मतलब किस वस्तु का मूल्य कितना निर्धारित किया जाए, इसका कोई मानक नहीं था। तो ये वस्तु विनिमय की कठिनाइयां थी। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसका आविष्कार किया गया? धातु मुद्रा का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? धातु मुद्रा का। धातु मुद्रा में पहले तो क्या किया गया कि धातुओं का प्रयोग किया गया। धातुओं का प्रयोग करने के बाद में धातुओं के टुकड़ों का प्रयोग किया गया। धातुओं के टुकड़ों का प्रयोग होने लगा तो धीरे धीरे इन पर क्या लगाई जाने लगी? मोहर लगाई जाने लगी। मोहर लगाकर इनका प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इसमें भी कठिनाई आ रही थी।
कि धातु मुद्रा जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही थी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग जितनी हमें मुद्रा की आवश्यकता थी उसे वो पूरा नहीं कर पा रही थी, ये कठिनाई थी। तो इसके उत्पादन में लागत बहुत अधिक आ रही थी। एक तो क्या नहीं कर पा रही थी, ये बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। दूसरा इसमें क्या अधिक थी, लागत अधिक थी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए किसका आविष्कार किया गया, पत्र मुद्रा का। और पत्र मुद्रा में लागत भी कम थी और जनसंख्या के जिस तरह आकार बढ़ रहा था उसकी वो पूर्ति भी कर पाने में संभव थी, तो आवश्यकता को पूरा कर पाने में संभव थी। तो कहने का मतलब यह है कि धातु मुद्रा में जो कठिनाई आ रही थी उनको दूर कर दिया गया, किसके द्वारा, पत्र मुद्रा के द्वारा उनको दूर कर दिया गया। वर्तमान में पत्र मुद्रा है, शाख मुद्रा है, अब तो और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, ठीक है, डिजिटल मुद्रा भी चल रही है। तो इस तरह से हमने जो है ये पत्र मुद्रा का आविष्कार हो गया। वर्तमान में जो मुद्रा देखते हैं हम उसका आविष्कार, उसका विकास इस तरह से हुआ है। तो देखें वस्तु मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ, तो प्रारंभ में वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय के बाद आई धातु मुद्रा, धातु मुद्रा के बाद क्या आई, पत्र मुद्रा। वस्तु विनिमय में कठिनाइयां मैंने आपको बता दी कि सबसे बड़ी समस्या आवश्यकता का दोहरा संयोग, दूसरा वस्तु की अविभाज्यता, तीसरा वस्तु की अविभाज्यता, निश्चित मूल्य का मापक ना होना, संग्रहण की समस्या, हस्तांतरण की समस्या। इसको दूर करने के लिए हम क्या लाए, धातु मुद्रा लाए। लेकिन धातु मुद्रा लाए तो उसमें क्या था कि बढ़ती आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा था, दूसरा लागत अधिक आ रही थी। फिर हम क्या लाए, पत्र मुद्रा लेकर आए। तो इस तरह यह मुद्रा का विकास क्रम हो गया। नेक्स्ट देखें, हम देखते हैं मुद्रा के कार्य कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। मुद्रा के कार्य, तो देखिए मुद्रा के कार्य, मुद्रा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है विनिमय का माध्यम। अगर आपसे पूछे मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है तो विनिमय का माध्यम। विनिमय किसे कहेंगे, मैंने आपको भी बताया। मुद्रा का अगर दूसरा काम देखें हम, एक पहला काम होगा विनिमय का माध्यम, दूसरा हम कह सकते हैं मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, तीसरा हम कह सकते हैं मूल्य का भंडारण, और चौथा इसका हम काम कह सकते हैं विलंबित भुगतानों का मानक। देखें चारों कार्य देखें, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। विनिमय का माध्यम सबसे पहले क्या है, विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा है मूल्य का भंडारण, तीसरा है विलंबित भुगतानों का मानक। विलंबित भुगतान किसे कहेंगे, विलंबित का मतलब वो भुगतान जो हमने भविष्य के लिए छोड़ दिए हैं, पढ़ेंगे इसको आगे करके। विनिमय का माध्यम, सबसे मुद्रा का जो मुख्य काम है वो क्या है, विनिमय का माध्यम। आज हमें कोई वस्तु खरीदनी है या हमें किसी सेवा का प्रयोग करना है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि मुद्रा लगभग मुद्रा में स्वीकार्यता का गुण पाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को स्वीकार करता है, तो इसका मतलब है कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। मूल्य का मापक, हमारी जो भी वस्तुएं होती हैं, हमारी जो भी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, और हमारी जो भी सेवाएं होती हैं, वस्तुओं व सेवाएं, उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं किसमें, मुद्रा में। किसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, मुद्रा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मूल्य का मापक हो गया। मूल्य का भंडारण, हमारी जो भी संपत्ति है या हमारे पास जो भी धन है उसको हम किसमें प्रदर्शित करते हैं, उसको भंडारण करके रख सकते हैं, किसमें, मुद्रा के रूप में। चाहे वो बैंक में रखे चाहे घर में रखे, तो उसका भंडारण हम किस रूप में कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में। विलंबित भुगतान, जो भुगतान हमने भविष्य पर छोड़ दिए हैं, विलंबित का मतलब है भविष्य पर छोड़ दिया। आपने किसी को चेक दे दिया तो वो चेक को भी मुद्रा मान लेगा और उसको आराम से स्वीकार कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्वीकार्यता का गुण पाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। तो विलंबित भुगतान कर सकते हैं हम, भविष्य में भुगतान कर सकते हैं, किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा। तो ये मुद्रा के क्या हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का भंडारण करता है, ठीक है, विलंबित भुगतानों का मानक तय किया जाता है मुद्रा के द्वारा। तो ये मुद्रा के प्रमुख कार्य हो गए, इनको अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा क्या क्या कार्य करती है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा मूल्य का मापक है, मूल्य का भंडारण किया जाता है, विलंबित भुगतानों का मानक तय किया जाता है। चलते हैं आगे। अब अगला है साख, हमें पढ़ना है साख और साख के स्रोत। देखें सबसे पहले कि साख किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंट ये है, साख किसे कहेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साख के स्रोत। तो देखें साख किसे कहेंगे, साख का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र में अगर साख की बात करें,
अर्थशास्त्र में साख का अर्थ होता है ऋण प्रदान करना या उधार देना। ठीक है, अब साख के स्रोतों की बात करें तो साख के दो स्रोत हो गए। कितने स्रोत हो गए? दो स्रोत हो गए। एक तो साख के संस्थागत स्रोत हो गए और दूसरे साख के गैर संस्थागत स्रोत हो गए। संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत, अंतर क्या है? अंतर भी जानना जरूरी है, उदाहरण भी जानना जरूरी है। देखें, संस्थागत स्रोत जो होंगे उनका नियमन, नियंत्रण या उनके लिए कोई भी नियम बनाने हैं तो ये काम या तो देश का केंद्रीय बैंक करता है, हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है, या फिर सरकार करती है। ठीक है, नियमन, नियंत्रण, नियम कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, संस्थागत स्रोतों का अगर उदाहरण में देखें तो हम बैंक ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं सहकारी जो समितियां होती हैं वो संस्थागत स्रोतों का, संस्थागत साख का स्रोत है समितियां। ठीक है, इसके अलावा इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। उद्देश्य क्या नहीं होता? केवल लाभ कमाना नहीं होता, केवल लाभ नहीं, बल्कि इनके कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। ये जो है समाज के गरीब, वंचित, इन लोगों को भी साख की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये हो गया संस्थागत स्रोत, उदाहरण होंगे। गैर संस्थागत तो इनका कोई नियंत्रण जो है या तो कोई निजी व्यक्ति या निजी फर्म के हाथों में होता है, एक तो चीज़ ये समझें। दूसरा, इसमें आता क्या क्या है? तो इसमें देसी बैंकर, देसी बैंकर के अलावा हम देखें तो सेठ साहूकार या हमारे कोई रिश्तेदार या दोस्त हो सकते हैं, तो ये सब इसमें आते हैं। दूसरा, यहाँ उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ये लोग जो हैं जब ऋण प्रदान करते हैं तो कोई ना कोई जमानत के तौर पर वस्तु अपने पास रखते हैं, जमानत के तौर पर, या कोई वस्तु, कोई संपत्ति गिरवी रखकर ऋण देते हैं, या कई बार ये होता है कि अगर जानकारी अच्छी है तो ये साख के आधार पर भी ऋण प्रदान कर देते हैं। इसके अलावा इनका कोई सामाजिक दायित्व के अनुसार ये काम नहीं करते। कई बार जब ये ऋण वापस लेते हैं तो ऋण वापस लेने के ये अनुचित तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं ऋण वापस लेने के लिए। तो ये गैर संस्थागत स्रोत हो गए, ये संस्थागत स्रोत हो गए। तो अर्थशास्त्र में साख या ऋण प्रदान करना या उधार देना क्या कहलाता है? साख कहलाता है। साख के दो स्रोत हैं, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों का नियमन, नियंत्रण और नियम बनाने का कार्य आरबीआई या सरकार द्वारा करती है। इनमें बैंक या सहकारी समितियों को हम शामिल ले कर सकते हैं। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, केवल लाभ नहीं होता, इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, और इनके कुछ ना कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। ठीक है, और ये गरीबों और वंचितों को भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं। गैर संस्थागत ग्रुपों में कोई निजी व्यक्ति या फर्म हो सकता है, नियंत्रण उनके हाथों में होता है। देसी बैंकर, साहूकार, रिश्तेदार, दोस्त, इसके दो उदाहरण कह सकते हैं अपने। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। वस्तुओं या कोई संपत्ति गिरवी या जमानत के तौर पर रखकर ये या साख के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। और इनका जो ऋण वापस लेने का तरीका होता है वो कई बार ये अनुचित तरीकों का इस्तेमाल कर भी ऋण वापस लेते हैं। तो ये हमारा आज का जो लेसन है मुद्रा वित्तीय संस्था, इसमें एक दो टॉपिक बाकी हैं, वाणिज्यिक बैंक और देसी बैंकर, ये हम कल करेंगे। आज आप इसको अच्छे से पढ़ें। अर्थशास्त्र में बहुत ईजी है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, और इससे आगे का जो है हम कल लेंगे। आपको जो है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक तो साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत मैंने बता दिया, मुद्रा के जो कार्य हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आगे काम कल पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।